हमारे बीच एक विशेष मेहमान संजय शर्मा जी उपस्थित हैं, एआईजी सड़क सुरक्षा से। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, आज के वर्तमान परिदृश्य में आप यातायात व्यवस्था को किस प्रकार देखते हैं? काफ़ी चुनौतियां हैं अभी, और जो आज का विषय है उस पर ही मैं सीधे आना चाहूँगा। जी। संतुलन की जो बात हम अभी कर रहे जी। थे, मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी विस्तार से, काफ़ी गहराइयों से जो बातें कही, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा। जी जी। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि निश्चित रूप से सार्वजनिक परिवहन जितना अच्छा होगा उतनी ही सड़क दुर्घटनाएं कम होगी। आपकी सामान्य जानकारी के लिए पूरे देश में लगभग 4.5 लाख से 5 लाख एक्सीडेंट्स रजिस्टर्ड होते हैं और तकरीबन 1.5 लाख लोग की मृत्यु होती है। जी जी। और औसतन जी 4-4.5 लाख लोग घायल होते हैं। जी। जहाँ तक प्रदेश का सवाल है, पिछले साल 5,834 लोगों की मृत्यु हुई थी, और इस साल का भी जो ट्रेंड दिख रहा है वो मुझे 6,000 के आसपास पहुँचता दिख रहा है। बहुत सारे प्रयासों के बावजूद में भी एक बड़ी चुनौतियां हैं। उसमें एक बड़ा कारण ये है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के स्थान पे स्वयं का साधन इस्तेमाल करते हैं। जो एक्सीडेंट में लोग प्रभावित हो रहे हैं जी। उनमें 70% से अधिक लोग जो है बाइकर्स हैं। जी। हम टू व्हीलर में भी देखते हैं सर जी कि एक बाइक में 4 लोग बैठ के जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सड़क सुरक्षा के लिए स्वानुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। जी जी सर। और प्रवर्तन की, इन्फोर्समेंट की सारी कार्यवाही के अलावा भी जब तक हम स्वानुशासन पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारी सुरक्षा काफी कठिन है। और कहीं ना कहीं नशा एक बड़ा कारण मानते हैं आप रोड एक्सीडेंट का? एक कारण जरूर है, नशा और थकान, लंबी यात्राएं, ये भी बड़ा कारण है। जी जी। मैं जो सार्वजनिक परिवहन से जुड़े हुए मेरे साथी बैठे हुए हैं जी जी, उनसे उनके का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जी कि जो उनके वाहन चालक हैं जी जी, उनको भी पर्याप्त सुविधा मिले। निश्चित रूप से उन्होंने बहुत सारी सुविधाओं का ख्याल रखते हैं वो, लेकिन उनका रेस्ट, उनकी थकान, उनकी बेसिक सुविधाएं भी यदि ध्यान दी जाए तो निश्चित रूप से यदा कदा होने वाली जो बसों की एक्सीडेंट्स वगैरह उसमें कमी आएगी, दुर्घटनाएं कम होंगी। और हम जैसे कई बार विदेशों में देखते हैं कि हर कुछ दूरी में आपको एक रेस्ट के लिए एक जगह गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है या वैसी सुविधाएं दी जाती हैं, तो हमारे यहाँ वैसी सुविधाओं पर कुछ आगे काम होना चाहिए। जी, निश्चित रूप से हो रहा है। मैं आपके ध्यान में आना चाहता हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट्स इस बात के लिए भी होते थे कि जो ट्रकें, बसें सड़क में अचानक कोई पैसेंजर दिखा, उसके लिए जो खड़ी होती थी बस स्टॉप के अलावा भी, उसके लिए ट्रक लेबाइज, बस लेबाइज वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो एक इंटर डिपार्टमेंटल लीड एजेंसी बनाई गई है रोड सेफ्टी पे, जिसका चेयरमैन भी अभी मुझे बनाया राज्य शासन ने। तो उनकी पहल पर लगातार कोशिश हो रही है कि सड़कों में ट्रक लेबाई, बस लेबाई बैठे, ताकि मुख्य सड़क में गाड़ियां मत खड़ी हों और इससे दुर्घटनाएं कम हों। धन्यवाद। हमारे बीच अनुराग शुक्ला जी मौजूद हैं। अनुराग जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका परिवार पीढ़ियों से इस व्यवसाय से, बस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। आपकी यहाँ की 4थी जनरेशन इस व्यवसाय में आज कार्य कर रही है, तो आपको क्या लगता है, इतने लंबे समय में आपने क्या देखा, ऐसे क्या बदलाव हैं परिवहन व्यवसाय से जुड़े जो आपको देखने को मिले या समझ में आए? जरा हमें उसके साथ साझा करें। आपने ठीक बोला जी कि हमारे परिवार की 4थी पीढ़ी इसी व्यवसाय में है, और देश के बदलते परिवेश, बदलते माहौल, जिसमें सड़कों की दशा, जी लोगों की स्थिति सारी हम लोगों ने देखी है। जी। बस एक ऐसा व्यवसाय है कि बस एक हिसाब से शहरों को बसाती है। जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बोला कि जहाँ ट्रेन नहीं जाती और यान नहीं जा पाते, वहाँ दूरस्थ अंचलों में अंतिम गांव तक बस ही एकमात्र सहारा होती है, रोड ही एकमात्र सहारा रहता है जहाँ लोग अपने घरों को पहुँच पाते हैं। तो बस व्यवसाय में पिछले काफ़ी दशकों से चुनौती भी थी जी, जिसका सामना हमने किया। शासन का भी हर स्तर पे सहयोग मिलता रहा है। जी यात्रियों की भी भागीदारी रहती है, कभी उग्र भी हो जाते हैं। जी। कई चुनौतियां रहती हैं इसमें, शासन से भी हमको लड़ना पड़ता है और विभागों से कई बार टकराव भी होता है। यात्रियों की हम सेवा करते हैं, लेकिन कई बार हमको देखने आता है कि यात्रियों से भी हमको गंभीर चुनौती मिलती है। अच्छा, अभी एक मुख्य विवाद सुनने में आ रहा है कि जो मध्यम दूरी के मार्ग हैं
वहाँ पे जो अवैध परिचालन हो रहा है गाड़ियों का, उन्हें आप किस प्रकार देखते हैं या क्या कारण है इनके? ये बिल्कुल गलत है जो अभी हो रहा है। जी हमने शासन की तरफ इसका ध्यान आकृष्ट किया है जी जी कि अवैध परिवहन काफ़ी हो रहा है। शासन ने हमको उसका आश्वासन भी दिया है, उस पर कार्रवाई करेंगे। ये जो अवैध परिवहन हो रहा है ये हमारे व्यवसाय के लिए बड़ा गंभीर चुनौतीपूर्ण है। असल में कोविड ने लोगों के जीवन को काफ़ी बदला है। जो लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले साधन के अभाव में, उसके कारण उनकी जीवनचर्या भी बदली और इस कारण लोग लंबी लंबी यात्राएं छोटी गाड़ियों में, जैसे शर्मा जी ने कहा, दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो वो बाइक में भी लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं और जिसकी कैपेसिटी नहीं होती, 3 सवारी है 4 सवारी है, उसके कारण भी दुर्घटनाएं हो रही है। और ये जो अवैध परिवहन है, अवैध परिवहन का ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूँगा कि इसने एक हिसाब से पूरे हमारे स्टेज कैरेज जो बस व्यवसाय है हमारे प्रदेश में, आंतरिक भागों में जो हम बस व्यवसाय करते हैं, उसमें इस अवैध परिवहन ने पूरे व्यवसाय को चरमरा दिया है। ये गांव-गांव से ये अवैध रूप से परिवहन करते महामार्गों की तरफ जा रहे हैं, मेट्रो की तरफ जा रहे हैं और शासन से हमने शिकायत की है और शासन ने आश्वासन दिया शीघ्र इस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, सड़क परिवहन का भविष्य क्या समझते हैं सर आप? सड़क परिवहन का भविष्य बहुत अच्छा है। मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत में आज सड़क परिवहन की स्थिति दुनिया के किसी भी विकसित राष्ट्र के बराबर की हम तुलना कर सकते हैं। आज हमारे जो हाईवे बन रहे हैं वो दुनिया, अमेरिका और यूरोप के हाईवे के मुकाबले बिल्कुल बराबर हैं और लंबी दूरी में सड़कें बहुत अच्छी बन रही हैं और वाहन भी जो हैं बहुत मजबूत और पावरफुल आ रहे हैं। और आबादी बढ़ने के साथ साथ मेरा यहाँ तक व्यक्तिगत रूप से देखना है कि ट्रेनें जो हैं वो संभाल नहीं पा रही यात्रियों की संख्या को। इस हिसाब से सड़क परिवहन बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है। लंबी दूरी की यात्राएं भी लोग, राजमार्ग अच्छे होने से और बसों के अच्छे होने से लंबी दूरी की यात्राएं लोगों को महसूस नहीं हो रही, न थकान महसूस होती है। इसीलिए बस का व्यवसाय जो है उसका भविष्य मैं बहुत उज्जवल मानता हूँ। धन्यवाद अनुराग जी। मैं आगे बढ़ता हूँ शकील साजिद सर की तरफ। सर, सब ने बात की, रेल ट्रांसपोर्ट के ऊपर बात हो गई, सड़क परिवहन पे बात हो गई, एयर ट्रांसपोर्ट पे बात हो गई, जल परिवहन के ऊपर किसी ने कुछ भी नहीं बोला। क्या लगता है शकील सर, जल परिवहन का बढ़ावा देना चाहिए हमें? बिल्कुल जल परिवहन को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो हमारी नदियां बहुत ज्यादा गहरी नहीं है। थोड़ी सी गहरी नदियां चाहिए जहां पे आप जल परिवहन, स्टीमर, नहीं, मैं छत्तीसगढ़ के तौर पे नहीं, देश के हिसाब से भी बिल्कुल जल परिवहन, नदियों से समृद्ध देश है हमारा, नेटवर्क हमारे यहाँ नदियों का इतना जबरदस्त है, तो आपको लगता है कि इस पे भी काम होना चाहिए? और इस पे ये नदियों में जो गहरी नदियां उनमें जल परिवहन हो रहा है, गंगा में हो रहा है, ब्रह्मपुत्र जो जाती है हुगली के आसपास, इससे कहीं ना कहीं प्रदूषण में भी कमी आएगी। प्रदूषण में भी कमी आती है और एक और साधन आपका बढ़ता है कि आपका जो जल परिवहन है एक बहुत अच्छे साधन। बीच में कुछ ऐसी बातें हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था कि अगर हम नदियों को जोड़ दें, एक उन्होंने एक वो योजना बताई थी कि अगर हम नदियों को जोड़ दें तो खास तौर पे बिहार में जैसे कोसी नदी में हर साल बाढ़ आती है, तो हम नदियों को जोड़ दें तो बाढ़ का जो अतिरिक्त पानी है उसका हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं जल परिवहन के लिए। मतलब हम जो बिजली बना रहे हैं, हम दूसरे यूज ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परिवहन के तौर पे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ये जरूर बोलना चाहूंगा, अनुराग भाई साहब ने जो बात बोली बिल्कुल सही बात बोली। मैं जब आपके जड्डा गया था, आपके मैं बैंकॉक, सिंगापुर गया था, तो मुझे ये बोलने में बिल्कुल कतई कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती है कि हिंदुस्तान की सड़कें एट प्रेजेंट बहुत शानदार है और इसके लिए अगर हम सब लोग समझते हैं तो नितिन गडकरी जी को इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है। जब से आए उन्होंने पूरी ईमानदारी से कोशिश की है और जिस तरह से रेलें रद्द हो रही है, मेरा केंद्र शासन से अनुरोध है कि रेल मंत्रालय अलग से नितिन गडकरी जी को दे दिया जाए।
ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है, अब केंद्र सरकार उस पर कितना वो मानती है, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में आज ही मैं पढ़ रहा था 40 ट्रेनें रद्द हो गई। और जैसे अनुराग भाई साहब ने बोला, अभिजीत जी, कि ट्रेनें आपका सबसे सस्ता और सुलभ माध्यम है परिवहन का, और अगर उसी में इस तरह की अनिश्चितता रहेगी और एक किसी खास उद्योगपति की मालगाड़ियां दौड़ रही हैं और हमारी पैसेंजर ट्रेन नहीं दौड़ रही है, गलत है। नाम थोड़ी लेना चाहेंगे सर किसी उद्योगपति का जिक्र का नाम ले सकते हैं मैं बोलूंगा तो वो थोड़ा। अभी मैं एक और चीज के लिए बहुत बधाई देना चाहूंगा, ताड़ोकी से जो एक ट्रेन चल रही है, डेमू ट्रेन है ये चलना शुरू हुई है। अभी हाल ही में हमारे पीएम साहब आए थे। आपको मैं बता रहा हूँ, ताड़ोकी अंतरगढ़ से होते हुए बस से 300 रुपए में अपने हिसाब से आदमी पहुंचता था। यानी मैं किसी को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो नहीं पहुंचाते थे, थोड़े से थक जाते थे ड्राइवर वगैरह तो बीच में रुक जाते थे। ट्रेन का ऐसा थकने का कुछ है नहीं ड्राइवर वगैरह का, तो वो सीधा लाते हैं तो कम वक्त पे आते हैं और 80 रुपए में आ जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है, हम जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, बहुत दिनों से मैं सुना हूँ सर्वे हो गया है रायपुर बनगढ़ लाइन का, बहुत दिनों से सुना हूँ मैं रांची गढ़वा लाइन का सर्वे हो गया है। ये सर्वे होके फाइल कहाँ जाती है समझ में नहीं आती है। ट्रैफिक पुलिस की, रायपुर की ट्रैफिक पुलिस की कुछ जगह की मैं, संजय भाई मेरे पास बैठे, बहुत तारीफ करना चाहूंगा। खास तौर पे गंज थाने में एक लेडी कांस्टेबल है, जी अब मैं उनका नाम तो जानता नहीं हूँ, हाँ, वो दौड़ के यार बॉस, बाकी आपके लोग तो चालान बहुत काटते हैं, दोनों तरफ रहते हैं, लेकिन वो जो मैडम है वो दौड़ के लोगों को रोकती है, दौड़ के जागरूक करती हैं। और जो भी बच्चा, खासतौर पर नई बाइक तो ऐसी है कि उसमें आप ऐसा बैठते हो, वो बच्चे लोग के अगर रॉन्ग साइड निकालते हैं तो उनको ले जाके खड़ा करती है। मेरा कहने का मतलब है, कुछ जगहों पर आप लोगों की सिक्योरिटी और चेकिंग बहुत टाइट है, लेकिन उसको टाइट करने की बजाय अगर हमारा डिपार्टमेंट थोड़ा सा उसको लोगों के लिए सुलभ बनाए तो वो ज्यादा अच्छा होगा। बहरहाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अच्छा, संजय भाई जवाब देना चाहेंगे, हम दोनों एक साथ पढ़े हैं इसलिए उनका जवाब भी सुनना जरूरी है। और ये मैं कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में चाहे जो भी सरकार रहे, बिल्कुल इसका क्रेडिट उनको जाता है कि सड़क परिवहन तो निश्चित रूप से बहुत शानदार, बहुत सुधरा है। धन्यवाद। संजय भाई, एक स्टेटमेंट आज नितिन गडकरी जी का आया कि जो बस की बॉडी है उसके लिए एक नया नियम लाए हैं, और वो कह रहे हैं कि जो बस की बॉडी है, उस चूंकि बस की मजबूती की बात हो रही, तो बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर भी आज मैं सुबह उस खबर को पढ़ रहा था। जी। आप जो है लगातार यातायात सुरक्षा को लेकर, जागरूकता को लेकर फिल्म फेस्टिवल भी करते हैं, उससे भी मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, और आप लोगों को प्रमोट भी कर रहे हैं, 60 फिल्में उसमें आप पुरस्कृत कर रहे हैं। तो आप जन जागरूकता का, भोई जी यहाँ हैं, मैं अक्सर भोई जी का किसी न किसी स्कूल कॉलेज में कहीं यातायात पे पढ़ता रहता हूँ कि वो कहीं बोल रहे हैं। तो आप अपने तरफ से तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम यातायात के बारे में, यातायात को सुगम करें, लोगों को बताएं। पर जैसे क्या होता है, कई बार हम ये देखते हैं कि जैसे हेलमेट को लेकर ये पूरी भ्रम की स्थिति है कि हेलमेट पहने या ना पहने, क्योंकि कभी जिस दिन आपका मन होता है चेकिंग करके बिना हेलमेट वाले को पकड़ने लगते हैं, जिस दिन होता है लोग जाते रहते हैं। तो इसका नियम क्या है? मतलब अगर वाकई हेलमेट नहीं पहनना जुर्म है तो फिर साल भर जुर्म होना चाहिए और उस पर फाइन होना चाहिए। ये लिबरल एटीट्यूड कहाँ से आता है? मतलब क्या हमारा कानून इस तरह का इजाज़त देता है कि आप 4 दिन इस कानून को मानो, 15 दिन मत मानो, हम प्रयोग करेंगे, या हम ये जागरूकता के लिए कभी फाइन कर रहे हैं, कभी नहीं करेंगे? तो ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। चूँकि आपकी जो पुलिस है, जो ट्रैफिक के खास लोग हैं, वो बेचारे सड़क पे खड़े होते हैं। बहुत जगह मुझे लगता है कि उनके लिए सुविधाएं नहीं है। मतलब जो दिन भर खड़े हैं उनके लिए ना तो छाया की व्यवस्था होती है, ना उनके लिए, इसीलिए कई बार ऐसा देखते हैं कि अचानक किसी रोड के किनारे जब आपके लोग खड़े दिखते हैं, खास करके जो ट्रैफिक के लोग और आरटीओ के लोग, तो लोगों के मन में ये बात क्यों आती है कि वसूली के लिए खड़े हैं, ये जगह भी नहीं है और ये यहाँ खड़े हैं और फिर गाड़ियों को रोक रहे हैं। फिर दूसरी बात कि अगर कोई आदमी ट्रैफिक कानून को तोड़ रहा है या कुछ कर रहा है तो उसको एक इज्जत के साथ भी बात करके किनारे करें। उसके साथ मतलब आप अगर कोई सप्ताह भी मना रहे हैं सादगी वाला, उसमें भी कहें आप श्रीमान आपकी ऐसी की तैसी, आप किनारे होइए,
ये जो लैंग्वेज होती है, तो ये जो आप फिल्में बना रहे हैं, आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये वाली भी ट्रेनिंग उसमें शामिल है क्या? मैं प्रत्येक प्रश्न का बारी बारी से जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं इस मंच को साधुवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने हमारे जो अच्छे कार्य करने वाले हैं, एक मोहिनी जी और भोई जी की तारीफ की, निश्चित रूप से ये तारीफ के पात्र हैं। और हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, और निश्चित रूप से हमारे बहुत से लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिनमें केवल 2 नाम आपने बताया जी। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसी इकाई है जो पूरे देश में अलग अलग मापदंडों के आधार पर मापदंड निर्धारित करती है कि कहाँ कितनी पुलिस होनी चाहिए, कितना और दूसरी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आप सबकी सामान्य जानकारी के लिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ऑटोमोबाइल बढ़ा है, गाड़ियां बढ़ी हैं, लाइक पिछले केवल 40% की वृद्धि हुई है सर, बता रहे हैं। 55 महीने में लगभग 22 से लेके 24 लाख गाड़ियां नई रजिस्टर्ड हुई हैं। जी जी। इनके एक्सीडेंट्स को और सबके मापदंड को आधार बना के किया जाए तो रायपुर जिले में लगभग 2000 का ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए। हम अभी बात कर रहे थे कि कोने में क्यों खड़े होते हैं, थकान रहते हैं या इरिटेट होके रिएक्ट करते हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है कि अनवरत जो ड्यूटी करने पर स्वाभाविक मानव इसमें आते हैं, लेकिन मैं उनकी वकालत बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जी जी। जो भी कोई व्यवहारगत दिक्कत आती है वो प्योरली गलत है। जी जी। समय समय पर ऐसे व्यवहारगत जो शिकायतें आती है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। जी जी। मैं फिर से भी अपने साथी जो यहाँ उपस्थित हैं ट्रैफिक पुलिस के, उनसे भी कहना चाहूँगा कि हमारा व्यवहार निश्चित रूप से इस तरह का होना चाहिए कि किसी को मानसिक वेदना ना हो। जो नए एक्ट में जो प्रावधान दिए गए हैं वो इतने अपने आप में इतने प्रभावी हैं कि उन एक्ट के मुताबिक ही हम कार्रवाई करते रहें, तो अलग से कुछ प्रभावी, अलग से कुछ बोलने या करने की जरूरत नहीं है। जी। मैं आपको बता रहा था, आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि व्यवहारगत और बाकी समस्याओं के लिए क्या करना चाहिए। एक इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च हम लोगों ने अभी खोला है। इसमें अन्य बातों के अलावा हम जन सामान्य से व्यवहार हमारा कैसे होना चाहिए ये भाई बताना चाहते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी पहल की थी और माननीय परिवहन मंत्री जी ने भी इनिशिएट किया, और इस कारण में एक तेंदुआ गांव में एक इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च खुला हुआ है। इसमें 2 चीज़ें हुई हैं कि जो अभी ट्रक, बसें और बाकी हेवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स भी हैं, उनका जो नया रिन्यूअल हो रहा है वो तभी होगा जब वो 2 दिन की औपचारिक ट्रेनिंग कराएंगे। उन ट्रेनिंग में उनके सबके व्यवहार के बारे में बात करते हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मेरा जब इंटरेक्शन होता है तो उसमें 90% से अधिक ऐसे बस ड्राइवर्स हैं अभी जो, या ट्रक ड्राइवर हैं जिन्होंने औपचारिक कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। तो ड्राइविंग कैसे सीखे? वो ड्राइविंग इसलिए सीखे कि उनके जो मेन ड्राइवर थे उनके हेल्पर रहे हैं और उन्होंने सिखा दिया, उनका लाइसेंस वगैरह बन गया, ड्राइवर में अपग्रेड हो गए। यस जी, वो हो गया। तो एक औपचारिक ट्रेनिंग उनको हो रही है, और उसके साथ साथ में हम जो यातायात पुलिस के भी कर्मी हैं, मैंने बताया कि 2000 की आवश्यकता रायपुर जिले में होना चाहिए। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, पूरे राज्य में लगभग 1500 ही कर्मचारी हैं अभी, और उसमें से 1400 की सैंक्शंस है। 100 और जो है एक्स्ट्रा वो दूसरे थानों से निकाल के हम यातायात में लगा रहे हैं। हमारी आवश्यकता है केवल रायपुर जिले के लिए 2000 की है, और पूरे स्टेट में हमारे पास में अभी लगभग 1400-1500 लोग कार्य कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये संख्या बढ़ेगी। तो जो दूसरे और क्षेत्र हैं जहाँ पे अनवरत ड्यूटी की आवश्यकता होती है, कई बार ऐसा लगता है कि लाइट जल रही, कोई आदमी नहीं है यहाँ पे, ट्रैफिक में प्रॉब्लम आ रही है वगैरह वगैरह, तो इन सब समस्याओं का समाधान हो रहा है। हमारी सरकार निश्चित रूप से क्रमबद्ध तरीके से यातायात पुलिस के बल में वृद्धि कर रही है। हर साल कुछ ना कुछ लोग बढ़ते हैं हमारे, और उनकी ट्रेनिंग होती है, फिर से आते हैं। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से इस तरह की जो समस्याएं हैं उसमें काफ़ी कमी आएगी। अच्छा संजय सर, आपने तो सारी तमाम जानकारी दी। एक छोटा सा सवाल मेरा ये है, पार्टी कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, कहीं ना कहीं पुलिस या ट्रैफिक पुलिस के ऊपर एक राजनीतिक दबाव आता है कार्य करने पर? देखिए, जनप्रतिनिधि और बाकी लोगों की भी कई बार ये पहल होती है कि लोगों, आम जन को कम से कम परेशानी हो। परेशानी किस प्रकार से होती है कि अब कोई खड़े होकर सड़क में चालान भी नहीं कर रहा है, तो ई चालान वगैरह जा रहे हैं, उसमें भी कुछ अवसरों पर कुछ लोग पहल करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं।
उसके पीछे मंशा केवल ये होती है कि जिसका भी ई चालान वगैरह जाता है, अभी नए मोटर व्हीकल एक्ट में जो प्रावधान किए गए हैं वो उसमें चालान की राशि काफ़ी बढ़ी हुई है। अच्छा। तो उनकी मंशा केवल ये होती है कि एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जो उनसे संबंधित भी रहा हो, उसको कम से कम दिक्कत आए करके। तो इस तरह की स्थितियाँ यदा कदा आती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा दबाव या तनाव की स्थिति नहीं झेलनी पड़ रही है। जी जी जी, धन्यवाद संजय सर, आपने बहुत अच्छी तमाम जानकारियां हमें प्रदान की। मैं कार्यक्रम को अंतिम दौर में ले जाते हुए सुभाष मिश्रा सर के पास आना चाहूँगा। सर, आपने पूरी परिचर्चा को सुना, सभी विषयों पर लोगों की राय देखी और जाना, तो आप इस परिचर्चा को किस प्रकार देखते हैं? क्या सुधार होने चाहिए और किस तरीके से इस संतुलन को हम देख सकते हैं? देखिए, जब हम किसी विषय के बारे में परिकल्पना करते हैं जी तो हम सोचते हैं कि हम ये विषय हमारे जहन में क्यों आया। जी तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हम अगर प्रेस वाले हैं या एक जागरूक नागरिक हैं जी तो हम कहीं शहर में बहुत सारी चीज़ों को देखते जी। हैं, तो हमको लगता है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उस पर बातचीत होना चाहिए। जी। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जैसे हमने इमेजिन किया था कि इसमें समाज के वो सारे वर्ग के लोग आए, उसमें वो लोग यहाँ आए और उन्होंने बहुत बेबाक तरीके से ज्ञानवर्धक जानकारी दी। तो एक क्यूरेटर के नाते मुझे लगता है कि हमने जो विषय रखा वो विषय कहीं ना कहीं जनता से जुड़ा हुआ था। मैं अगला जो विषय है, जो अगले शनिवार को हम यहाँ बात करने वाले, वो लगभग इससे मिलता जुलता है। वो है कि पर्यावरण का घटता बढ़ता स्तर। तो कहीं ना कहीं जब हम पर्यावरण की भी बात करेंगे तो उसमें परिवहन भी शामिल होगा, क्योंकि बहुत सारे गाड़ियों के बारे में हम देखते हैं कि अभी हम लोग आए दिन पढ़ते हैं कि 15 साल पुरानी व्हीकल, आज ये भी खबर है कि सरकारी गाड़ियां जो हैं अब वो जो है उनको निष्प्रयोजित घोषित किया जाएगा, जो 15 साल से पुरानी है। बहुत सारी गाड़ियों को लेकर तरह तरह की बातचीत होती है। अभी पिछले दिनों में एक खबर पढ़ रहा था कि हमारे यहाँ की जितनी बंद किस्म की गाड़ी हैं वो सब नेपाल में चलती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत पुरानी गाड़ियों को ले जाते हैं लोग और वहाँ पर उसको चलाते हैं। तो बहरहाल हम समझते हैं कि आज जो हम लोगों ने बातचीत की वो निश्चित रूप से जो हमारे परिवहन जो सुविधाएं हैं उसके विस्तार की भी बात की, उसकी कमियों की भी बात की, और अलग अलग क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको, चाहे रेल यात्री संघ हों, चाहे बस ऑपरेटर हों, चाहे हवाई अड्डे पर जो गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं उनकी बात की। हमने कुछ ऐसे एजेंट को भी बुलाया था जो एयर टिकट ट्रेवल एजेंसी चलाते हैं, वो किन्हीं कारणों से नहीं आए, पर हमारी कोशिश ये थी कि इसमें हम परिवहन को लेकर बातचीत करें। निश्चित रूप से परिवहन के क्षेत्र में काफ़ी सुधार आया है। अब जो है हमारे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया भी सरल हुई है, आधुनिक भी हुई है, और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अपराध अब इसलिए पकड़ में आ रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं उस गाड़ी के नंबर से ये पता कर लेते हैं 2 मिनट में कि ये गाड़ी किसकी है, ये कौन लोग हैं, कहाँ से ट्रैक करते हैं। कैमरे की भूमिका भी बढ़ी है। जो प्रश्न अभिजीत आपने किया था कि जो शहर में कैमरे लगे हैं, जिसका भोई जी ने जवाब दिया, कई बार ये लगता है, अभी पिछले दिनों प्रशासन अकादमी में मैं आरटीओ को, जो आरटीओ के अधिकारी हैं उनकी क्लास लेने गया था, तो उनसे भी मैंने सवाल किया कि आप दुनिया में देख कर आए, पूना गए थे वो लोग और पूना की तारीफ कर रहे थे, पूना के ट्रैफिक की। तो मेरे मन में आता है कि स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी भी कैमरे लगा रही है, ट्रैफिक के भी कुछ कैमरे लगे हैं, दुकानों के भी कैमरे लगे हैं, बहुत जगह अलग अलग एजेंसी ने कैमरे लगाए। अगर वो सारे कैमरे, जैसा कि भोई जी ने बताया कि उसको देखने वाले लोग हैं, उसको देखते हैं, तो हमको लगता है कि यदि ये देखते हैं तो जो ट्रक हैं जिनकी पीछे की लाइट नहीं जल रही है, जो गाड़ियाँ हैं जिनकी लाइट बंद है, जो बहुत सारा ध्वनि प्रदूषण कर रही हैं, तो वो तो भी कहीं ना कहीं, अगर वो सड़क के किनारे खड़ी है और कोई रफ्तार से आ रहा है और वो टकरा के लोग मर रहे हैं, तो वो भी तो कैमरे में दर्ज होती होंगी। तो इन सब का भी अगर मॉनिटरिंग हो और सारी एजेंसियां मिलकर यदि काम करें, तो जो अंधे मोड़ हैं, अब अंधे मोड़ के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मोड़ हैं जो और ख़तरनाक हैं, उनका भी सर्वे होना चाहिए। और किस तरह ट्रैफिक को हम लोग सब मिलके, जो अभी शर्मा जी, संजय भाई कह रहे थे कि हमने इनकी कुछ फिल्में जो यहाँ पुरस्कृत हुई, उन फिल्मों को भी हमने देखा कि वो फिल्में किस तरह की थीं और किस तरह लोग ट्रैफिक को देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से परिवहन के क्षेत्र में सुविधाएं तो बढ़ी हैं, सजगता भी बढ़ी है, और धीरे धीरे इस तरह के आयोजन से, जिस तरह के प्रयास पुलिस के लोग भी कर रहे हैं और बाकी लोग भी कर रहे हैं,
लोग सजग होंगे। पर निश्चित रूप से यदि हमें अपनी सुरक्षा करना है तो ये ड्राइवर कहीं ना कहीं जब लापरवाह होता है या थका होता है या नशा किया होता है या गाने सुनता है, कैसेट बदलता है, मोबाइल पे बात करता है, उस बहुत सारी गलतियां भी उसकी होती है। और हम जब पूरे आंकड़े निकालेंगे तो कोरोना में सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं, उसके बाद कोई आंकड़ा मिलेगा तो वो आंकड़ा सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों का ही होगा। इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ ये ज़्यादा है। देखिए शर्मा जी कह रहे हैं कि सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जिस पे हमने बातचीत की। मैं एशियन न्यूज़ और जनधारा परिवार की ओर से जो लोग भी यहाँ इस पूरी परिचर्चा में शामिल हुए, जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और ये जो कुछ चर्चा हमने की है, आप कल टाटा स्काई पे 1165 के पर भी चैनल पे देख सकते हैं, आप जियो टीवी पे भी देख सकते हैं, आप ई बाबा पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। और हम आपको सारी क्लिपिंग उपलब्ध कराएंगे। अगले सप्ताह हम प्रदूषण की बातचीत करेंगे, उसके घटते बढ़ते स्तर की। तो हम चाहते हैं कि जिन लोगों की इसमें रुचि हो और जो अपने साथियों तक बता सकें वो भी बताएं, ताकि हम अच्छी सांस ले सकें, हमें ऑक्सीजन अच्छी मिले। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। काफ़ी अच्छी जानकारी हमें देखने को मिली आज लोगों से, आप सबसे हमने साझा किए आपके विचार, और ऐसी तमाम विषयों पर हम आगे भी आपके साथ चर्चा करते रहेंगे, आपके विचार लेते रहेंगे और ऐसे विषयों को जनता के बीच और आप सबके बीच लाते रहेंगे। आप सभी हमारे साथ इस परिचर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह मेरा है कि हमारा, चूंकि ये तो हमारा जनमंच है, यहाँ पे हम शाम को प्ले करते हैं। कल प्रेमचंद जी जयंती है, प्रेमचंद जी की पुण्यतिथि है। शाम को 7 बजे हमने उनकी एक चर्चित कहानी है लांछन, उस पर एक नाटक रखा है, उसको देखने आ सकते हैं। दूसरा, बाजू में पड़ोस में हमारे चैनल का पूरा जो ऑफिस है, अगर आप एक टीवी चैनल कैसे चलता है, उसकी पूरी वर्किंग क्या होती है, वो यदि आप सब लोग देखने में इच्छुक हों तो मैं कहूँगा कि इस कार्यक्रम के बाद आप हमारे चैनल तक पधारें और देखें कि जो टीवी चैनल पे आप एंकर देखते हैं, पूरा खेल देखते हैं, वो पूरा खेल होता क्या है, किस तरह स्टूडियो होता है, किस तरह वो काम करता है, कैसे पीछे से कमांड दी जाती है और कैसे उसको मिक्स किया जाता है। तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप हमारे चैनल में भी आएं और उसकी वर्किंग को भी देखें। नमस्कार।